गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सभी। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्योर रोलिंग मोशन। ऑलराइट, प्योर रोलिंग मोशन में मैंने आपके ईच एंड एवरी पॉइंट, मतलब कि कोई भी पेरिफेरी पे पॉइंट हो उसकी स्पीड अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ आज क्वेश्चन करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट को सीखेंगे। तो एक काम कीजिए बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के साथ। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, रफ नोटबुक निकाल के रेडी रहना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्वेश्चन को हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो ट्राई करो। क्या कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रोलिंग बॉडी which has velocity equal to the velocity of the center of mass of the ball। मतलब कि आपको क्या पता करना है, वो कौन सा पॉइंट है। कोई भी लेट्स से कि एक बॉडी है, ठीक है, वो रोल कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, v, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को लेट्स से v है। तो हमें क्या पता करना है कि इसके पेरिफेरी पे वो कौन सा पॉइंट होगा जिसका स्पीड भी किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब इस पूरे यहाँ पे इसके पेरिफेरी पे वो कहां पर होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। अगर आपको लगता है या आप ट्राई कर सकते हो तो चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मान लीजिए कि कहीं पर है, रैंडमली हम लेट्स से थीटा एंगल पे मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ठीक है। अच्छा, सो लेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इज व्हाट, v at an angle थीटा फ्रॉम वर्टिकल। तो देखो कल के टॉपिक में मैंने आपको सीधा बोल दिया था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो वर्टिकल से कोई कितना भी थीटा एंगल बना रहा होगा तो उसका वैल्यू आपको बताया था 2v into cos थीटा by 2, याद है। ऑलराइट, सो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको उसकी स्पीड किसके बराबर लेनी है, जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा v is equals to 2v cos थीटा by 2। ऑलराइट, ये कैंसिल हो गया। ओके, सो ये आ जाएगा cos थीटा by 2 is half, so theta by 2 is what, 60 degree। so from here we will get 120 degree। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब ये पॉइंट यहां पर होगा या कहां पर होगा बच्चों, बताइए, यहां पर होगा। दिस इज 120 डिग्री, ये पॉइंट है P। इसकी स्पीड जो होगी वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ऑलराइट, समझ गए इस बात को, चलो इसको नोट करो। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज हम पढ़ेंगे ना। मैंने इसको आपने पहले यहां पे एक छोटा सा नोट करके लिख लो, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू प्योर रोलिंग बॉडी, ठीक है। मतलब अगर कोई भी बॉडी है जो प्योर रोलिंग कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्योर रोलिंग कर रहा है दैट मींस ये सेंटर ऑफ BCO से मूव कर रहा होगा, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। तो यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो क्या आएगी, हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा, लॉजिक बोलता है कि प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब ये बॉडी क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है, रोटेटरी मोशन भी कर रहा है। इसका मतलब इसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगे ना। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेशन। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। गलती मत करना, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर भूल जाते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन वो कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसके लिए भी उसके पास एनर्जी होता है। ऑलराइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये किसके अबाउट लेंगे, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, समझे बच्चों। अच्छा चलो, तो ये कंसेप्ट याद रखो, उसी पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे है ना, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन हॉर्स पावर एनर्जी में किया होगा, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, स्टार्ट्स रोलिंग। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ओमेगा इनिशियल भी क्या है 0, दैट मींस ये ना इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन find its velocity when it reaches to bottom of the incline, that means जब ये एकदम नीचे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो अपन को फाइंड करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको भी पता है कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कल ही मैंने आपको गोल्डन की पॉइंट पे एक पॉइंट लिखाया था कि बच्चों जब वो प्योर रोलिंग कर रहा होता है, ऑलराइट, है ना, यहाँ पे हम मानेंगे क्या, प्योर रोलिंग, ठीक है, ध्यान देना, मैं सारे क्वेश्चन आज प्योर रोलिंग के दूंगा। तो अगर कोई भी बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो दैट मींस यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, पहली बात फ्रिक्शन जरूरी है, बिना फ्रिक्शन के वो रोल ही नहीं करेगा। पहली चीज क्यों नहीं करेगा मैं आपको अभी समझाऊंगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो बच्चों ये स्लाइड कर जाएगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल स्लाइडिंग मोशन हो जाएगा और वो आप कहां से जो एनएलएम में सॉल्व करते थे वहां से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन जरूरी है, विदाउट फ्रिक्शन ये रोल नहीं करेगा, ठीक है, रोटेट नहीं करेगा। सो फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो कल मैंने आपको बोला था कि जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ऑलराइट। सो यूज एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, तो चलिए बच्चों बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो तो 0 है, ठीक है, प्लस इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh। अच्छा बच्चों, अब ये ना ऐसे रोल करते हुए नीचे आएगा तो क्या ये सिर्फ इसके पास एक ही स्पीड होगी, नहीं, इस बात का ध्यान रखना है अपन को, ये ना आगे भी जा रहा होगा, प्लस लेट से ओमेगा से घूम भी रहा होगा। आप इमेजिन करके सोचो ना, ठीक है। सो अब ये तो ग्राउंड पे आ गया तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ये अपना रेफरेंस लेवल है। ओके, अब प्लस इसके पास हाफ mv स्क्वायर भी होगा प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर होगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, सिंपल सा फंडा है। ये दोनों एनर्जीज को मिला कैसे, इसके पोटेंशियल एनर्जी में जो ड्रॉप हुआ है वो कन्वर्ट हो गया इसके काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? अच्छा, सो ये क्या है आपका सॉलिड स्फीयर है, सो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्लस हाफ सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर, ओके, स्मॉल है r स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो देखो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, यम 2 r स्क्वायर, सो gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2 प्लस v स्क्वायर बाय 5। ओके, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10gh बाय 7। Alright, so v is equals to root under 10gh by 7। ये अपना आंसर। ओमेगा पूछेगा तो v by r कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है इसमें समझाने जैसा, कुछ भी नहीं है समझाने जैसा, सिंपली आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ऑलराइट, तो चलो इसको नोट करो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसको मैंने ऊपर से नीचे रोल डाउन कराया था, इसको रोल अप करा रहे हैं, ठीक है। लेट्स से एक डिस्क है अपने पास जो कि प्योर रोलिंग कर रहा है और इसको इनिशियल वेलोसिटी अपन ने क्या दिया है v, और ऑब्वियस सी बात है इसको ओमेगा। ऑलराइट, ये दोनों इसके पास है, तो ये बताओ इंक्लाइन सरफेस में कितने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। चलिए वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो। ऑलराइट, तो चलिए आपने सॉल्व कर लिया है, आंसर मैच करते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
तो यहाँ पर भी सिंपली आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ऑलराइट, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके बच्चों, मैंने मान लिया कि लेट अस अज्यूम कि ये कहां यहां पहुंच गया, कितने हाइट पे पहुंचा बच्चों, h हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट है। तो बच्चों एक बात बताइए, ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा कि वो रेस्ट में होगा, मोमेंटरी रेस्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा 0 एज वेल एज ओमेगा भी क्या होगा 0 हो जाएगा, तभी तो उसको मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। फिर उसके बाद फर्दर ये उल्टा डायरेक्शन में रोल करके नीचे आएगा, उससे अपन को मतलब नहीं, अपना तो आंसर यहीं पे आ जाएगा। ओके, तो चलिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इसके पास हाफ mv² था प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर था, और ये ग्राउंड में था इनिशियली, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं 0, ऊपर गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई प्लस mgh। ओके, सो हाफ mv² प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा, क्या है ये बेस है ना। ओके, सो दिस इज mr² / 2 v² / r² is equals to mgh। ओके, ये आ जाएगा आपका v² / 2 प्लस v² / 4 is equals to gh। ठीक है, सो दिस इज 3v² is equals to 4gh, so v is equals to 4gh/3। ये आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। ओके, है ना, प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस में आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 के बारे में। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसको हटा देता हूं मैं, a small object of uniform density rolls on a curved surface। अच्छा, आपके पास ना एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, वो ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपने कितना दिया है v, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इसने बोल दिया था कि डिस्क है, लेकिन इसने यहाँ पे बोला नहीं है, और वो प्योर रोलिंग कर रहा है। अब बोल रहा है कि it reaches up to maximum height of 3v² / 4g with respect to the initial position। तो बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चार ऑप्शन गिवन है, रिंग, स्फीयर, हॉलो स्फीयर और डिस्क। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, तुच्चा क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल इसी सेटअप पे अपन काम कर लेते हैं। चलो यही पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलो आप लोग वीडियो पॉज करो, पहले आंसर निकालो, तो बाद में सॉल्यूशन देखो। तो ये देखिए यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं v² / r² इज इक्वल्स टू mg, और h का वैल्यू कितना है 3v² / 4g, 3v² / 4g। ऑलराइट, सो देखिए बच्चों, g से g कैंसिल हो गया, सो दिस इज, ये कितना हो जाएगा mv² प्लस iv²। एक काम करते हैं, देखो v² में कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहां से देखिए आ जाएगा n प्लस i/r² इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 3m/2। ओके, 2 मैंने इधर दे दिया, ऑलराइट, सो ये आ जाएगा i/r² इज इक्वल्स टू 3m/2 माइनस m, ये कितना हो जाएगा, दिस इज m/2। ओके, सो i इज इक्वल्स टू mr²। जा, ये क्या है बच्चों, बताओ सर, ये तो डिस्क है। ऑलराइट, सो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इन्हीं सब कंसेप्ट को यूज करके मैं ना आपको एक जो बुक में डेरिवेशन दिया होता है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया रहता है, वो आप याद कर लोगे तो सही रहेगा। अब देखिए वो चीज ना क्या है, आपको वो आप जान चुके हो, मैं अभी डिराइव करके आपको बता दूंगा। देखिए
देखो बच्चों, अपन हेडिंग डालेंगे क्या, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, दैट मीन्स अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहा होगा, प्योर रोलिंग कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो भाई उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सो देखिए सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं है इसमें, आता है आपको ये। ऑलराइट, मान लो h हाइट से इसको क्या किया गया, रिलीज कर दिया गया। ठीक है, मास m, रेडियस r, और ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है, सो जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये अपन को फाइंड करना है। ऑलराइट, सो हियर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, mgh is equals to half mv square plus half I omega square, यही होगा। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा mgh plus half mv square plus half I को क्या लिख सकते हैं, mk square, याद करो रेडियस ऑफ जाइरेशन। ओके, ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ऑलराइट, देखो तो m m m कैंसिल, सो इसको क्या लिख सकते हैं, 2gh is equals to v स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर v स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये आ जाएगा v स्क्वायर कॉमन ले लो, सो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, तो यहां से v इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यही फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन से कोई भी बॉडी रोल डाउन कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, सिंपली रूट अंडर 2gh बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। मैं रिकमेंड नहीं करता कि याद रखो, अपन को तो बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। मुझे याद है, ऑनेस्टली मुझे कभी ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, मुझे अगर इस पे क्वेश्चन दिख भी जाए तो मैं आराम से ये प्रोसेस से निकाल लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आप याद कर लेना, क्योंकि अगर टाइम बचाना है तो फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। समझे? चलो नोट कर सकते हो इसको। अच्छा, दो चीजों पे हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताओ यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, तो चलो सेकंड अपन टॉपिक क्या लेंगे, एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों कि मान लो वही आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसको आपने यहां से प्योर रोलिंग, ठीक है, रिलीज कर दिया। और कितने हाइट से, h हाइट से। ठीक है, ओके, तो किसी भी पॉइंट पे स्पीड आप फाइंड कर सकते हो। लेट्स से कि कोई जरूरी थोड़ी है कि ये पूरा नीचे आएगा तभी आप ये स्पीड फाइंड करोगे, वो तो h पे डिपेंड करता है ना, वो जितना हाइट बोलेगा आप उस हाइट पे फाइंड कर लोगे स्पीड। तो कहीं पर भी इसमें हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझो बच्चों इस ध्यान में। अब जैसे ही आप इसको यहां से रिलीज करोगे तो देख, सोच बच्चे, अगर फ्रिक्शन नहीं होता सो ये सीधा ऐसे नीचे चला जाता। ठीक है, यहां पे स्लाइडिंग होती, स्लाइडिंग होता ना, रोलिंग का तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बॉडी रोटेट कैसे करेगा, जब तक उस पे टॉर्क नहीं लगेगा तब तक तो रोटेट ही नहीं करेगा। अच्छा, तो अगर ये घूमते घूमते नीचे आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो टॉर्क लगा रहा होगा, कोई ना कोई तो टॉर्क अगर लगा रहा है तो कौन लगा रहा है, कौन लगाएगा। ठीक है, सो मान लो कि कहीं पर भी है, अच्छा ये बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, समझने के लिए बड़ा बना लेंगे। सो देखिए बच्चों, देखिए टॉर्क कोई ना कोई फोर्स ही लगा सकता है, mg। ओ अब सोच बच्चे, देखिए यहां पर बताता हूं, इसके अबाउट ये रोल करेगा ना, रोटेट करते हुए नीचे जाएगा, तो क्या ये mg कभी इसमें टॉर्क लगा रहा होगा? नहीं सर, क्योंकि ये जो बॉडी है वो जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है, आप तो फोर्स वहीं पे लगा रहे हो, सो टॉर्क तो ये लगा ही नहीं सकता। तो सब कौन लगा रहा है इसको टॉर्क, आखिर ये घूम क्यों रहा है, कौन?
आप बोलोगे सर नॉर्मल, अरे भाई नॉर्मल भी तो यहीं से पास करता है, वो भी तो कोई टॉर्क नहीं लगा रहा। फिर यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने बोला था कि रोटेट कराना है, अगर किसी सरफेस पे किसी चीज को रोल कराना है तो आप फ्रिक्शन जरूरी है, बिना फ्रिक्शन के रोटेट ही नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे रोल आता है किसका, फ्रिक्शन का, ठीक है। अच्छा, अब फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है, अब आप बताओ वो नीचे भी लग सकता है, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूं, नीचे भी लग सकता है फ्रिक्शन, या नहीं तो ऊपर भी लग सकता है। ओके, अब तुम बताओ बच्चों फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नीचे या ऊपर, यही सोचना है आपको। तो देखो ये क्या होगा, अगर सोच बच्चे फ्रिक्शन ऊपर नहीं लगता, फ्रिक्शन कहां लगता, नीचे, तो देखो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो गया आपका क्या, R परपेंडिकुलर, सो दिस इज R, दिस इज F, तो देखो बच्चे R क्रॉस F, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन इसको कोशिश करेगा इधर रोटेट कराने का, ठीक है। देखो ध्यान से सोचो ना, अगर तुम इसमें फ्रिक्शन इधर लगाओगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा उल्टा, है ना, लेकिन ये तो कैसे रोटेट कर रहा है, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन देखो इसका टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। ओके, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, अच्छा फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा, पहली बात फ्रिक्शन क्यों लगा, देखो एक्चुअली चलो डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। देख बच्चे, ऐसे mg के दो कंपोनेंट, दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा, ऊपर लगा नॉर्मल। अब देख बच्चे, अब mg का दो कंपोनेंट है, mg cos थीटा को तो नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया। सो बेसिकली कांटेक्ट जो फोर्स है ना, जब कभी भी दो सरफेस का कांटेक्ट होता है तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स डेवलप होता है, ये आपने एनएलएम में पढ़ा होगा। अब कांटेक्ट फोर्स का दो बेटा है, बड़ा बेटा है नॉर्मल और छोटा बेटा है फ्रिक्शन, ठीक है। और कांटेक्ट फोर्स क्या चाहता है कि अपना कांटेक्ट बना रहे, हमेशा चाहता है कि जहां भी कांटेक्ट हो, कांटेक्ट बना रहे, फेविकॉल का जोड़ हो, चिपके रहे, ठीक है। अब जैसे कांटेक्ट खत्म होने लगता है ना, जैसे बॉडी स्लाइड होने लगती है, तो कांटेक्ट फोर्स को ये बात पसंद नहीं है, वो क्या करता है अपने बेटों को बुलाता है, बोलता है कि बेटा रोक, जा तू रोक, ठीक है। अच्छा, तो mg cos थीटा क्या बोल रहा है, इधर चल, तो इस वहां पे उसमें नॉर्मल आया, नॉर्मल ने इसको बैलेंस कर लिया, खुश। लेकिन ये जो mg sin थीटा है, ये तो इधर लग रहा है, अब इसको रुकने वाला तो कोई नहीं है, ये क्या बोल रहा है, चल चल बेटे नीचे गिर, आजा नीचे आजा, तब वो बुलाएगा किसको, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन को बुलाया, तो फ्रिक्शन वापस से बात है सेल्फ एडजस्टिंग है, तो सेल्फ एडजस्टिंग है तो वो सोचेगा कि अच्छा बेटे तू नीचे ले जा रहा हो, ले मैं ऊपर लगा दूंगा। तो एनी हाउ मान लो कि उसने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई, क्या हो गई, तूने फ्रिक्शन ऊपर तो लगा दिया, उसने बोला कि ठीक है भाई मैं mg sin थीटा को काउंटर करूंगा, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई। अब फ्रिक्शन की तो औकात है, एक लिमिट है, क्योंकि वो तो हमेशा टेंजेंशियली लग सकता है, ऐसा थोड़ी है फ्रिक्शन आप यहां लगा दोगे, नहीं भाई फ्रिक्शन यहां नहीं लगा सकते, फ्रिक्शन तो यहीं पे लगेगा। तो वो उसने क्या किया, इसको रोकने के चक्कर में इसको टॉर्क दे दिया। तो देख बच्चे ध्यान से, दिस इज r क्रॉस f, तो ये अंदर की तरफ टॉर्क है, तो ये क्या करा रहा है, इसको टॉर्क दे दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉडी रोल कर जाएगा, समझे। तो यहाँ पर बेसिकली तीन फोर्स लग रहा है, आपका एक नॉर्मल है, एक फ्रिक्शन है, mg है, बट नॉर्मल और mg का टॉर्क कोई नॉर्मल और mg फोर्स कोई टॉर्क नहीं दे रहा है। ये वही बात हो गई कि तुम्हारा टॉर्क और सादा टॉर्क कुछ नहीं, ठीक है। तो ये नॉर्मल और mg का कोई टॉर्क नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन टॉर्क प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन। इसीलिए मैंने बोला था कि फ्रिक्शन हेल्प करता है कि बॉडी रोटेट करे, समझे। आई होप आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आ गया, आप बोलते बोलते चलो समझे। अब देख हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा फंडा है, याद करो मैंने बोला था कि देखो जो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा ना, उसको ट्रांसलेटरी इक्वेशन दे देना, F इक्वल्स टू मास। जो बॉडी रोटेट कर रहा होगा ना, उसको रोटेटरी इक्वेशन दे देना, क्या, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। लेकिन यहाँ पर आपका बॉडी एक ही है और वही दोनों कर रहा है,
है, समझ रहे हो? ठीक है, तो दे दो ना उसको दोनों, चलो तो लिख देंगे यहाँ पर, चलो ये विजिबल होगा। ओके, सो फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, स्पेलिंग में पहले गलत गलत होता है, समझ जाना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की क्लास नहीं है। ओके, सो क्या लिखेंगे अपन, F इज इक्वल्स टू मान, अब देखो बच्चों इधर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन होगा a, और ये ऐसे घूम रहा होगा अल्फा से, और प्योर रोलिंग है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू a/r लिख सकते हैं ना, कल ही पढ़ा था हमने, ठीक है। चलो तो क्या होगा, mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल्स टू ma, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सोच बच्चे, आपको फ्रिक्शन का वैल्यू मालूम चल जाए तो क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा, सिंपल। अब तुम बोलो सर फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg cos थीटा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन तो प्योर रोलिंग में स्टैटिक होता है और स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो अपने आप को कितना एडजस्ट कर रखा है हमें क्या मालूम, फ्रिक्शन की तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना म्यू mg cos थीटा। ओके, सो एक छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है ना, तो जो मिस्टेक आप करोगे मैं कोशिश करता हूं कि शायद आप ना करें। अब हम बात करेंगे फॉर क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, एक ही तो बंदा है जो डॉट दे रहा है, वो भी f इंटू आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ओके, f इंटू आर इज इक्वल्स टू आई ए बाई आर, अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई आर होगा ना, हाँ ठीक है ठीक है। सो दिस इज आई ए बाई आर स्क्वायर, पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आएगा देखो mg sin थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ma। चलो लिख देते हैं इसको, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma प्लस mk स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू a। आई को क्या लिख सकते हैं, mk स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और राइट मैं ऐसे क्यों लिखा हूं, यम कट कर देंगे। तो देखो बच्चे बहुत मस्त फॉर्मूला आ गया, g sin थीटा बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो दो फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रोलिंग डाउन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रोलिंग डाउन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। क्या होगा, g sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, सारा का सारा फंडा किस पे डिपेंड करता है, k पे डिपेंड करता है, समझ रहे ना बच्चों। ओके, अब आपको भी पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रहा होता तो एनएलएम में आपने पढ़ा है कि इसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा, यही होता है ना, तो k 0 हो जाएगा, अगर रोटेशनल मोशन ही नहीं हो रहा है तो रेडियस ऑफ जाइलेशन 0, तो देखो g sin थीटा आंसर आ जाएगा, है ना। यानी अपन ने जो भी डेरिवेशन डिराइव किया है सब कुछ एकदम 100% सही है। ओके, तो इसको नोट करो। अच्छा एक चीज और भूल गया बताना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो इसको। अब देख रोल कर रहा होगा ना ऊपर से नीचे, तो कौन कौन हो सकता है, एक तो डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर एक ही बात है, डिस्क ही है, और सॉलिड स्फीयर हो सकता है, होलो स्फीयर हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि चारों को अगर छोड़ दिया जाए, सब कुछ सेम है, तो मास वास सेम, रेडियस वेडियस सेम, तो किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, g sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये ना बता किस बात पे डिपेंड कर रहा है, लेट्स से सेम इंक्लाइन प्लेन है तो एंगल वेंगल सबके लिए सेम होगा, आपने इन चारों को पकड़ रखा है एक साथ, रिलीज कर दिया, ठीक है, सेम इंक्लाइन प्लेन पे, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो g sin थीटा कांस्टेंट है, सो बेसिकली किस बात पे डिपेंड कर रहा है, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर मिनिमम हो जाए
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सिंपल मैथ्स बता रहा है आपको कि ये क्वांटिटी अगर मिनिमम हो जाए, जीरो हो जाए, तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हुआ, अगर जीरो तो पॉसिबल नहीं है। जितना मिनिमम होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, और ये जितना ज्यादा होगा ये वैल्यू उतना कम होगा। यानी चलो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिंग 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 रिंगा, ठीक है, रिंग I इज इक्वल्स टू होता है mr स्क्वायर। तो I को लिख सकते हैं mk स्क्वायर इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1। अच्छा चलो डिस्क का देखते हैं। I is equals to mr square by 2, so mk square is equals to mr square by 2, k square by r square आ गया 0.5। ओ मतलब रिंग से ज्यादा एक्सेलरेशन होगा डिस्क का, क्यों, क्योंकि इसका k square by r square 0.5 है, ठीक है। सो देखो अब इसका क्या हो जाएगा, g sin थीटा by 1.5, ओके, और इसका हो जाएगा g sin थीटा by 1 + 1 2। और देखते हैं hollow sphere I is equals to कितना होता है, 2/3 m r square। सो ये आ जाएगा m से m कैंसिल, सो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3, ये कितना हो जाएगा 0.66, तो 0.67। ओ hollow स्क्वायर तो इससे ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सॉलिड स्फीयर। पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं, हाँ चलो। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। सो ये आ जाएगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 2/5, 0.4। ओह मिल गया। देखो चारों में से सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर है। सो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी मैक्स इफ सभी कंडीशन को हमने चारों के लिए सेम रखा होगा तब, है ना। ये नहीं कि साले सबका मास अलग अलग ले लेना, रेडियस अलग ले लेना, और तुम अलग नहीं सर आपने तो बोला था कि सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप ये सब आप इतना पढ़ चुके हो तो इतना तो कॉमन सेंस होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, तो उसको नोट करो फटाफट।